हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजन कुमार और आज एक बार फिर से आप सभी का न्यूज़ सक्सेस मंत्र चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं मॉक टेस्ट 2 लेके आया हूं जो कि एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इंग्लिश का होगा। और आपको पता है कि इंग्लिश जो है 20 मार्क्स का पूछता है, यानी 20 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है। तो आप यहाँ पे नीचे सीधा लिखा गया है, चलो करके दिखाओ। तो देखते हैं आप कितना सही मार्क्स करते हैं, यानी कि कितना सही नंबर लाते हैं आपके एग्ज़ाम। अपनी प्रिपरेशन को कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। अगर 20 आउट ऑफ 20 अगर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन एकदम बिल्कुल 100% होगा, आई ग्रांटेड। यानी कि बिल्कुल मस्त तरीके से आप पढ़ते रहिए, बिंदास पढ़िए। एग्ज़ाम तो होना ही है, आज नहीं कल होगा, लेकिन होगा एग्ज़ाम। तो अपनी तैयारी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। तो आज हम 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि बिल्कुल एक्स और वाई ग्रुप पे आधारित होगा और हम लोग करते हैं उसको, यानी मॉक टेस्ट 2 है। इसके पहले मैंने मॉक टेस्ट 1 करा चुका है, तो वहाँ पे आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं और पूरा वीडियो आप बढ़िया तरीके से देखेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन पे प्रेस कीजिएगा और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक पहुँच जाए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज की क्लास एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। तो आज का जो मोटिवेशनल है वो कह रहा है कि ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बिल्कुल कमाल का लाइन है। अगर आपके अंदर आग लगा हुआ है कि नहीं मुझे नौकरी कर लेना है, मुझे नौकरी करना है, तो आप बिल्कुल 100% कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का आग लगना चाहिए आपके शरीर में। आपके शरीर में जब तक इस चीज़ का आग नहीं लगेगा, जब तक आप इसके ऊपर बिल्कुल हावी नहीं हो जाएंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। इसलिए बिल्कुल अब मुसीबत भी आएगा, तकलीफ भी होगा, तो फिर उससे घबराना नहीं है। आप अपने एनर्जी के साथ बिल्कुल एनर्जेटिक होके आप लगे रहिए, सिलेक्शन आपका होगा, 100% होगा। तो यही बोला है। चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट सवालों को। पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन पे है, आप यहाँ पे डायरेक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चंस जब भी आता है डायरेक्शन पढ़ के भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। डायरेक्शन ने बोला है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ऑर्डर टू मेक ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कि ग्रामेटिकली इसको क्या करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर आंसर को हम लोग करेंगे। पहला सवाल है कि हिंदी इज डैश लैंग्वेज ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया। हिंदी इज डैश लैंग्वेज ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे भरना है ए एन और द और फिर नो आर्टिकल डी भरना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या भर सकते हैं, बोला है ना कि हिंदी इज डैश लैंग्वेज ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी जो है भारत के लोगों की क्या है, भाषा है। तो हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपुल ऑफ द इंडिया बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया। अगला सवाल है कि ही रिजेंबल डैश इज फादर। बोला है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन देखिए, ऑप्शन ए में 2 दिया है, 4 दिया है, विथ दिया है, नो प्रीपोजिशन दिया है। तो मेरी एक बात मानो, रिजिम्बल कभी भी देखना, रिजिम्बल का मतलब होता है मिलता जुलना, और रिजिम्बल के साथ कभी भी नो प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है। अगर रिजिम्बल के साथ अक्सर विथ प्रीपोजिशन दिया रहता है कि ही रिजिम्बल विथ हिज फादर, तो रिजिम्बल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है। अगर रिजिम्बल के साथ कोई प्रीपोजिशन आया है तो वो सरासर गलत होता है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड। जो भी आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं इसको अपने नोटबुक में नोट करो। ये रूल होता है, रिजिम्बल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है, लेकिन गलती के लिए रिजिम्बल के साथ विथ दिया रहता है। तो ये सावधानी बरतनी है आपको कि रिजिम्बल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं पूछता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि ही डील्स डैश इंडियन गॉड गुड्स ओनली। ठीक है, यानी कि वह डील करता है, क्या करता है, इंडियन मतलब भारतीय, गुड्स मतलब वस्तुओं को, यानी कि वह भारतीय वस्तुओं को डील करता है। तो अगर आपने हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको बिल्कुल आप इस सवाल को कर सकते थे। देखिए डील्स जो होता है ना, डील के साथ हमेशा 2 प्रीपोजिशन आता है, एक विथ आता है, एक इन आता है। तो विथ कब आता है, जब हम किसी चीज़ से निपटते हैं, किसी सिचुएशन से, किसी स्थिति से निपटते हैं, तो बोलेंगे डील विथ सिचुएशंस, ऐसे बोलेंगे। लेकिन वहीं अगर हम व्यापार के सेंस में करते हैं, किसी चीज़ का डीलिंग करते हैं, तो बोला है ना कि केवल भारतीय वस्तुओं का डील करता है, तो यहाँ पे इन लगेगा, क्योंकि व्यवसाय के लिए डील के साथ इन लगता है। ही डील्स इन इंडियन गुड्स ओनली, वह जो है केवल भारतीय वस्तुओं का व्यवसाय करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, इन हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है, वी आर अकाउंटेबल डैश गॉड फॉर आवर एक्शन। देखिए अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेवार, क्या है, जिम्मेदार, ऐसे होता है ना। तो अकाउंटेबल के साथ दो प्रीपोजिशन आता है, एक टू आता है, एक फोर आता है। तो फोर कब आता है, टू कब आता है, तो टू आता है किसके लिए, तो जब हम जब जैसे बोलेंगे कि ही इज़ अकाउंटेबल टू यू, जैसे माने बोलेंगे अकाउंटेबल टू समवन, जैसे क्या समझ में आ गया, अकाउंटेबल टू समवन, अगर किसी के ऊपर आप जिम्मेदार हैं तो उसके लिए अकाउंटेबल टू लगता है। और अकाउंटेबल फॉर यानी कि किसी चीज़ पे अगर अकाउंटेबल फॉर है, अकाउंटेबल फॉर समथिंग के लिए। तो जब यहाँ पे गॉड के ऊपर ना हम लोग अकाउंटेबल हैं, तो गॉड के ऊपर अकाउंटेबल है, तो ये गॉड है, तो गॉड के साथ अकाउंटेबल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, टू लग जाएगा, यानी वी आर अकाउंटेबल टू समवन। तो वी आर अकाउंटेबल टू गॉड, वी आर अकाउंटेबल टू जो भी बोल सकते हैं, यानी कि अकाउंटेबल टू समवन होता है। और अकाउंटेबल फॉर समथिंग, अगर किसी चीज़ से हैं तो वहाँ पे अकाउंटेबल के साथ फॉर लगता है। अकाउंटेबल के साथ दो प्रीपोजिशन याद रखिएगा, अकाउंटेबल टू होता है और अकाउंटेबल फॉर होता है। तो अकाउंटेबल यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शंस, ये आपका बिल्कुल सही होगा, यानी अकाउंटेबल टू भरेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा 5 नंबर सवाल। 5 नंबर में बोला है कि द पीपुल विल मेक हिम किंग, द करेक्ट पैसिव वॉइस इज, यानी कि इसका पैसिव वॉइस बनाना है। बिल्कुल आसान है, देख लीजिए। सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय आप टेंस को पहचानिएगा। टेंस दिया है विल मेक, मतलब फ्यूचर दिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, बिल्कुल आसान होगा। इसमें देखिए आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, द पीपुल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम भी है और किंग भी है। तो आप या तो किंग को लेके बना सकते हो या फिर हिम को लेके बना सकते हो। तो ऑप्शन में जो दिया है ना वो हिम को लेके बनाया है, हिम को लेके बनाया है ऑब्जेक्ट। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को हिम को लेके बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए हिम दिया है ना, तो हिम को सब्जेक्ट के स्थान पे लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या होगा, ही। तो सब में ही करके दिया है, सब में ही दिया है, यानी बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद विल है, तो जो भी ये मॉडल एक्चुअली वर्ब है, तो मॉडल एक्चुअली वर्ब जो आता है उसको लिख देते हैं। तो ही के साथ विल भी लिख दिए हैं, बिल्कुल सही है। ये पहले ही ऑप्शन काट दो, ही के साथ वुड नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअली वर्ब के रूप में विल है तो वुड क्यों होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। उसके बाद जब भी मॉडल एक्चुअली वर्ब आता है तो मॉडल एक्चुअली वर्ब के बाद बी लिखते हैं जरूर, बी हम पैसिव वॉइस बनाते समय। तो ही विल बी, ये तीनों ऑप्शन में है, ही विल बी तीनों ऑप्शन में है। अब यहाँ पे जो वर्ब आएगा मेन वर्ब वो भी होना चाहिए। तो मेन वर्ब मेक है ना, लेकिन विल बी के बाद मेड होगा, क्योंकि पैसिव बना रहे हैं तो क्रिया भी थ्री में होनी चाहिए। तो मेड यहाँ भी है, मेड यहाँ भी है, मेड यहाँ भी है, बिल्कुल सही। अब देखते हैं, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ना इसको उतार देते हैं। अब देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, फ्रॉम द पीपुल, ऐसा कुछ होता है क्या, यानी ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर डी गया, दोनों गया। अब बाय द पीपुल होना चाहिए, फ्रॉम द पीपुल होना चाहिए, ऐसे कुछ होना चाहिए। यहाँ पे मेड किंग, तो क्या होगा, देखो बाय द पीपुल जो होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद नहीं उतारते हैं, यानी कि पीपुल जो होता है पीपुल को नहीं उतारते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया है ना कि ही विल बी मेड किंग डैश द पीपुल, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ही विल बी मेड किंग, ये तो नहीं होगा सरासर। बाय द पीपुल कहाँ गया, नहीं है ना। और फ्रॉम द पीपुल होता है क्या, बाय द पीपुल होना चाहिए, फ्रॉम द पीपुल नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। ही वुड बी मेड, तो यहाँ पे विल के बदले क्या, वुड नहीं लगेगा, विल के साथ विल आएगा ना, यहाँ पे विल होना चाहिए, वुड कैसे होना चाहिए, यानी ये भी नहीं। तो बाकी जो बचा वो आपका क्या आंसर है, आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, टू गेट इनटू हॉट वाटर, इसका बोला है कि द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स इज, ये बिल्कुल इडियम से मतलब कहावत है। टू गेट इनटू हॉट वाटर, इसका मतलब होता है टू गेट इनटू ट्रबल, यानी कि किसी समस्या में पड़ जाना का सही मीनिंग होता है टू गेट इनटू हॉट वाटर। टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है क्या, टू गेट इनटू ट्रबल। इस तरीके से इसका सही आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, टू गेट इनटू ट्रबल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, बोला है कि डायरेक्शन पढ़ते हैं, बोला है कि फिल इन द करेक्ट वर्ब टू मेक अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस, एकदम बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे करेक्ट वर्ब को क्या करना है, भरना है। तो ही डैश द स्लेव ऑफ लो डिजायर, वह लो डिजायर का क्या हो जाएगा, दास बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ही के साथ बिकम्स तो आ सकता है, ही बिकेम भी टू हो सकता है,
ही बिकम, बिकम मतलब भी वन, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ सिंगुलर, सिंगुलर है तो सिंगुलर आना चाहिए, बिकम पुलर होगा, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी गया। और यहाँ पे बोला है कि ही बिकमिंग, बिकमिंग कैसे हो सकता है जी, बिकमिंग ईजर एम के बाद बिफोर आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी भी गया। तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी दोनों चला गया। अब बाकी बचा ही बिकम्स और ही बिकेम। तो वह जो है ही बिकेम द स्लेव ऑफ लो डिजायर, वह लो डिजायर का क्या हो गया, स्लेव हो गया, यानी दास हो गया। तो यानी कि यहाँ पे दास हो गया मतलब पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो बी होगा। और यहाँ पे बिकम्स नहीं हो जाएगा इसका, यानी कि सही आंसर जो होगा क्या होगा, ही बिकेम होगा। क्या होगा, बिकेम होगा। यानी ए भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है, ये तीनों नहीं आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, एवरी डे ऑफ द लास्ट वीक माई आंट डैश अ प्लेट। आपको कुछ नहीं है, एक बात हम आपको बता देते हैं, जब कभी भी कहीं भी लास्ट देखिएगा, लास्ट एगो यस्टरडे, इसके बाद क्रिया V2 में आनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लो अब V2 में कौन है, ए है क्या, वॉज ब्रेकिंग है क्या, हैज़ है क्या, ब्रोक है। आंसर ब्रोक हो गया, काम खत्म। लास्ट दिखाई दिया V2 लगा दीजिएगा, काम खत्म। इसके बाद कुछ नहीं करना है, इतना आसान है, रूल समझिए। ठीक है, चलिए 9 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डिड यू थिंक यू डैश मी समवेयर बिफोर, क्या आपने सोचा, क्या आपने सोचा यू डैश मी समवेयर बिफोर, कि इसके पहले हम लोग कहीं मिले हुए थे, ऐसे कुछ बोला है। इसके पहले बिफोर आ गया, इसका मतलब कि हैव सीन। डिड है तो इधर भी V2 होना चाहिए, हैव सीन नहीं होगा। ये वेयर सीन, हम लोग इसके पहले कहीं मिल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कहीं मिले थे, हैड सीन। यानी कि बिफोर आ गया, जैसे द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो यू बोला है ना, बिफोर आ गया, इसके पहले हम लोग कहीं मिले हुए, ऐसे बोला। तो डिड यू थिंक यू हैड सीन मी समवेयर बिफोर, यानी कि यू हैड सीन मी, आपने मुझे कभी देखा था इसके पहले, बिफोर, यानी इसके पहले आपने मुझे कहीं देखा था। तो क्या होगा, हैड सीन बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। अब डी को टिक आउट करोगे तो डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए ये समझ में आ गया। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर बोला है कि एडमायर द करेक्ट सेंटेंस इज, एडमायर जो है इसमें करेक्ट सेंटेंस नहीं, सॉरी सिनोनिम्स है, यानी कि एडमायर का करेक्ट सिनोनिम्स क्या होता है। तो सिनोनिम्स बोला है ना, और एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो प्रशंसा करना, सिनोनिम्स मतलब इसी के समान। तो प्रशंसा करना का समान मीनिंग क्या होगा, इसके समान, इस समान अर्थ देने वाला। तो देखिए क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना, नहीं हो पाएगा। कंडेमन का मतलब भी होता है निंदा करना, नहीं हो पाएगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एडमायर से कुछ लेना देना नहीं है। तो एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी प्रेज करना। तो इसका सही सिनोनिम्स क्या होगा, प्रेज होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेचुरल द करेक्ट एंटोनिम इज, यानी कि नेचुरल जो है ना, इसका एंटोनिम बताना है। करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा, मतलब विपरार्थक शब्द क्या होगा। तो नेचुरल का विपरार्थक शब्द देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए में दिया है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, ऐसा कुछ नहीं है। हेवेनली भी नहीं होगा। शॉर्टली मतलब छोटा जीवन, यही सा क्या होता है, आर्टिफिशियल, बिल्कुल सही है। यानी नेचुरल मतलब प्रकृति, और आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, बनावटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चूज एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, इस गिवन वर्ड में जो दिया है इसमें से एडजेक्टिव चुनना है। तो यहाँ पे सीधा सा दिखाई दे रहा है, ग्लोमी एक एडजेक्टिव है, बाकी सब कोई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए 13 नंबर सवाल में बोला है कि ही सेड वी आर ऑल सीनर्स, चूज द डायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हो ना, नरेशन, तो उसी में बोला है। तो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़िए। ही सेड दिया है, वी आर ऑल सीनर्स दिया है, सीनर्स दिया है, इसका मतलब होता है कि हम लोग सभी गुनाहगार हैं। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन सारी कन्फ्यूजन को हम दूर करना चाहेंगे आपको। वी आर ऑल सीनर्स का मतलब होता है हम सभी लोग गुनाहगार हैं। कैसे आप कहेंगे हम सभी लोग कैसे गुनाहगार हैं। देखिए हर एक इंसान, जो कोई भी इंसान है, कुछ ना कुछ मिस्टेक करता है, सिली मिस्टेक होता है, गलती करता है, यानी कुछ ना कुछ गुनाह करता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ गुनाह करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं ना है कि वो इंसान डेली गुनाह करता है।
ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी का मतलब होता है वी आर ऑल सिनर्स, मतलब बिल्कुल सही बात है कि हम सभी गुनाह करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग डेली बेसिस पे गुनाह करते हैं। वहाँ पे ये सेंस लीजिएगा तो ये बिल्कुल सेंटेंस गलत होगा। इसका मतलब वी आर ऑल सिनर्स का मतलब हम लोग थोड़ा मोड़ा गुनाह करते हैं लेकिन हमेशा गुनाह नहीं करते हैं, इसलिए सही बिल्कुल सेंटेंस है। और इसको हम लोग बिल्कुल सही सेंटेंस रखेंगे, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ में हम लोग बोल सकते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ का नरेशन बनाते हैं तो केवल इन्वर्टेड कोमा को तोड़ना होता है, बाकी सबको ज्यों को त्यों उतार देना होता है। तो ही सेड है ना, तो ही सेड है, ही सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं चेंज करेंगे, तो सब में ही सेड कर दिया। और इन्वर्ट देखिए वी आर ऑल सिनर्स जो है ना एसर्टिव सेंटेंस, और एसर्टिव सेंटेंस का जब भी नरेशन बनाते हैं तो इन्वर्टेड कोमा को डैट से तोड़ते हैं। क्लियर बात है, इन्वर्टेड कोमा को डैट से तोड़ते हैं। तो देखिए अगर कहीं इफ से तोड़ा हुआ है तो वो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए बी और सी हो सकता है। लेकिन आपको अभी बताएं कि जब रिपोर्टेड यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है अगर बिल्कुल सही है ना, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम लोग क्या करते हैं ज्यों को त्यों उसको उतार देते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है बिल्कुल चेंज नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है वी वेयर ऑल सिनर्स किया गया है, बिल्कुल गलत होगा। वी हैव ऑल सिनर्स किया गया है, बिल्कुल गलत होगा। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। ही सेड डैट वी आर ऑल सिनर्स, यानी हम सभी लोग गुनाहगार हैं, गुनाह करते हैं मगर डेली गुनाह नहीं करते हैं, इसलिए ये सही है। ठीक है, चलिए तो 13 का आपका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे और फटाफट इसको देखेंगे। बोला है कि ए लवर ऑफ मैनकाइंड चूज द वन वर्ड मीनिंग, यानी कि वन वर्ड मीनिंग इसका बताना है। अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़ते हैं ना, वर्ड वन सब्स्टिट्यूशंस, तो वही है। तो ए लवर ऑफ मैनकाइंड जो मनुष्य यानी कि मानव जाति का जो प्रेमी हो, मानव जाति से जो प्रेम करता हो, उसको एक वर्ड में हम लोग फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। इसका मतलब यही होता है, लवर ऑफ मैनकाइंड का मतलब फिलेंथ्रोपिस्ट। तो आपको समझ में आ गया, इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है 15 से 17 में देखिए, बोला है कि फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फ्लोइंग सेंटेंस, इफ़ देयर इज़ नो एरर योर आंसर इज डी। अगर कोई भी एरर नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। सवाल पढ़ते हैं। बोला है कि ए टीम ऑफ डॉक्टर्स, यानी डॉक्टरों की एक टीम जो है, आर गिविंग मेडिकल एड, वो क्या कर रहे हैं, मेडिकल एड दे रहे हैं टू द पीपुल ऑफ दिस विलेज, यानी कि इन गाँव के लोगों को क्या कर रहे हैं, डॉक्टर की कुछ टीम जो है क्या कर रहे हैं, मेडिकल एड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए टीम ऑफ आ गया ना, ए टीम ऑफ के बाद याद रखिएगा सिंगुलर वर्ब आता है, कोई वर्ब नहीं आता है, पुल्लर क्यों, तो ए टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आर के बदले हम लोग इज लगा देंगे, यानी कि आर इज रिप्लेस्ड बाई इज, यानी आर को रिप्लेस्ड किया जाता है इज के द्वारा। तो यहाँ पे इज आपका लगा देंगे तो सही आंसर होगा। यानी कि गलती जो है ये से यहाँ वाला पार्ट में गलती, यानी बी नंबर पार्ट में है, सो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। बात समझ में आ गया। ए टीम ऑफ डॉक्टर्स है तो ए टीम ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब चाहिए, आप लगा सकते हो। अगला सवाल है द इंट्रोगेशन मेड बाई हिम हार्डली आइल्ड एनी कंक्रीट कंक्लूजन अबाउट द क्राइम। अब यहाँ पे बोला है ना, देखिए बाई हिम कर दिया है ना, गलती ढूंढिए, बाई हिम दिया है, बाई हिम का मतलब पैसिव होना चाहिए। तो पैसिव में क्या होता है, कोई ना कोई एक जुली वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है। पैसिव वॉइस जब भी बनाइएगा तो एक जुली वर्ब के बाद मेन वर्ब आना चाहिए। देखिए द इंट्रोगेशन है, इंट्रोगेशन के बाद डायरेक्टली मेड दे दिया है, इसका मतलब सरासर गलत है भैया। इंट्रोगेशन, द इंट्रोगेशन के बाद डायरेक्टली मेड मतलब भी टू, सरासर गलत है ना, नहीं हो पाएगा। तो इसके पहले कोई ना कोई मर्ड सॉरी एक जुली वर्ब चाहिए, या तो इज होगा या तो वॉज होगा, ऐसे कुछ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पार्ट में गलती है यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ए होगा। ए को टिक आउट लगाएंगे और भाग चलेंगे। सही आंसर क्या हुआ, ए हुआ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है इफ़ यू हैव गुड कंट्रोल ओवर ब्रीथिंग यू कैन फ्लोट ऑन वाटर इफोर्टलेसली। कह रहा है कि इफ़ यू हैव गुड कंट्रोल, यदि आपके पास अच्छा कंट्रोल ओवर है, काबू पा लेते हैं, ब्रीथिंग यानी अपनी सांस पर अगर अच्छे तरीके से यदि आप काबू पा लेते हैं, यू कैन फ्लोट, तो आप फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं, बह सकते हैं, ऑन वाटर, जल में, इफोर्टलेसली। इसमें तो कोई गलती नहीं है, कहीं भी गलती दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल गलत नहीं दिखाई दे रहा है। इफ़ यू हैव बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। गुड कंट्रोल ओवर ब्रीथिंग बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, यानी इसका
सही आंसर क्या होगा, डी होगा। यानी कि इसमें कहीं गलती नहीं है, तो क्या होगा हमारा आंसर, डी होगा, क्योंकि इसमें नो एरर है। जब नो एरर होता है तो हमारा आंसर क्या होता है, डी होता है। और इस तरीके से डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए तो हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल डायरेक्शन 18 में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यानी कि जो भी नीचे दिए गए हैं उनमें आपको सही वर्ड चुन के भरना है। तो ही जम्प्ड डैश द वेल टू कमिट सुसाइड। सीधी सी बात है। देखिए जब कभी भी यानी कि बाहर से अंदर की तरफ जब जाते हैं, जंप करते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा इनटू का प्रयोग किया जाता है। ही जंप्ड डैश द वेल, वेल मतलब कुआं, यानी कि वह कूदा, कहाँ, कुएं में कूदा। तो जब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं गति के साथ, तो वहाँ पे इनटू लगता है। सीधी सी बात है, बाकी कुछ ढूंढना ही नहीं है आपको, आंसर सी मिल गया। यानी ही जंप्ड इनटू द वेल टू कमिट सुसाइड, सुसाइड करने के लिए वह कुएं में कूदा। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा, 3 नंबर हो जाएगा, यानी इनटू सही आंसर होगा। अगला सवाल है, कोलकाता इज बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बिगेस्ट समझ में आ रहा है। बिगेस्ट मतलब यहाँ पे दिया है, ये डिग्री दिया है सुपरलेटिव डिग्री। जब सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले द बिल्कुल अनिवार्य है, अगर नहीं है तो बिल्कुल गलत है। तो जैसे ही हमको मिला क्या, बिगेस्ट मिला, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले द चाहिए, आंसर लगा देंगे। कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी शहर है, हो गया। अगला सवाल है कि हिज पॉकेट डैश पिकड, है ना, ध्यान देने वाली चीज़ है। हिज पॉकेट डैश पिकड, पिकड मतलब होता है पिकड कर लिया गया। अब देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये जो हमको सेंटेंस लग रहा है ना, ये पैसिव में लग रहा है। तो पैसिव में लग रहा है तो पैसिव के लिए अगर हैज़ लगाएंगे तो हैज़ के साथ बीन आना चाहिए। आर लगाएंगे तो हिज पॉकेट के साथ कभी तो आर लग नहीं सकता है, इसको पहले हटाइए। हिज पॉकेट सिंगुलर होगा, इसके साथ आर लगेगा क्या। अब हैज़ हो सकता है, हैज़ बीन हो सकता है, हैड हो सकता है। अब उसके पॉकेट को पिक्ड कर लिया गया, ऐसे कुछ बोलोगे ना, मतलब ये बातें कहीं पैसिव में बोली जा रही है। तो यहाँ पे हैज़ जो है, हैज़ आता पैसिव में तो हैज़ के साथ बीन आता, हैड आया तो हैड के साथ बीन आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है, हिज पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, ठीक है, उसके पॉकेट को पिक्ड कर लिया गया है, ऐसे कुछ बोला है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगा, और आया है तो ज़रूर लाइक बटन पे प्रेस करना ना भूलें, और डोंट फॉरगेट टू शेयर, और शेयर करना भी ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें ज़रूर, ताकि वो भी इसको सीखे, पढ़े, समझे और हर एक चीज़ को समझ के अपनी एग्ज़ाम को क्लियर करें। ठीक है, तो मेरी यही बस कामना है कि आप सभी का सिलेक्शन हो, और ज़रूर होगा बिल्कुल। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन तो होना ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।